नमस्कार। बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक बड़ा ही मशहूर गाना था कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का ये गीत था, लेकिन ये गीत केवल गीत नहीं है, बल्कि ये इस धरती का एक संगीत के तरीके से है। और चित्रकार तो वही होता है जो उस कैनवास पर बहुत से रंग भरता है, और उस रंगों में हरे रंग की हरियाली जब प्रकृति हमें दिखाई देती है सामने, जिसे हम प्रकृति माँ के नाम से जानते हैं। अब माँ के नाम से जानते हैं तो प्रकृति की वंदना भी करनी होती है, और प्रकृति की वंदना के लिए ये जो अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें, वर्षा ऋतु जो हो जिसको कहते हैं, सावन और भादों का मौसम जिसको कहते हैं, और खास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जिसकी आवश्यकता, जिसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है, ऐसे में अगर कोई संगठन प्रकृति वंदन के नाम से कोई कार्यक्रम लेकर के आता है तो इससे अच्छी बात इस समय इस धरा के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो ऐसे ही इस कार्यक्रम की चर्चा हम लोग आज के अपने इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। विषय भी हमने यही रखा है, प्रकृति वंदन। और हमारे इस विषय में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान सोमकांत जी शर्मा। आप सचिव हैं HSS फाउंडेशन राजस्थान के। HSS फाउंडेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, पिछले कई सालों से ये फाउंडेशन 6 अलग अलग गतिविधियां जो है पूरे हिंदुस्तान भर में, देश भर में चला रहा है, जिसमें 3 गतिविधियां खासतौर पर प्रकृति से संबंधित हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को आज देने वाले हैं सोमकांत जी। सोमकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन के स्टूडियो में। प्रकृति वंदन का ये जो कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे डेफिनेटली सोमकांत जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जिस तरीके से बताया गया देश भर में एक साथ हुआ, इस फाउंडेशन के जरिए हुआ। और थोड़ा ये भी कि इसकी रूपरेखा किस तरीके से तैयार हुई, क्योंकि कोई आदमी, कोई मन यूं ही किसी के साथ में चल नहीं पड़ता है। उसको जब विश्वास होता है कि हाँ, यहाँ पर काम संगठित तरीके से और सुगठित तरीके से, सुंदर तरीके से हो रहा है और हो रहा है, तब वो आगे बढ़ता है। आपके प्रश्न के जवाब से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि HSS फाउंडेशन क्या है और ये कब शुरू हुआ। जी, हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन 2009 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर से प्रारंभ हुआ, और इसका उद्देश्य है किस प्रकार से समाज में हिंदू संस्थाएं जो जो सेवा कार्य कर रही हैं, वे क्या सेवा कार्य कर रही है और कैसे कर रही है, उन सेवा कार्यों से किस प्रकार से आम सामान्य समाज को जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, इस सारे फाउंडेशन की आधारशिला है मूल्य निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण, और मूल्य निर्माण के लिए 6 बिंदु तय किए: वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, नारी सम्मान, पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों का संवर्धन एवं देशभक्ति। इन 6 बिंदुओं के आधार पर देश और समाज में कैसे मूल्य संवर्धन किए जा सकते हैं, इसका प्रतीकों के माध्यम से संस्कार देने का कार्यक्रम समाज के अंदर हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है जी। जो हमारी 6 थीम है, उनमें प्रथम 3 थीमें यह सीधे सीधी प्रकृति से जुड़ी हुई है, और प्रकृति के संतुलन के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए सब लोग इस पर विचार करें। तो इसके लिए पूरी टोली ने बैठकर विचार किया कि कोरोना कालखंड के अंदर जब 4 महीने के अंदर व्यक्ति अपने घर पर रहा, पर्यावरण को बहुत लाभ मिला, जितने भी प्रकार के साधन हैं वे कम चलने से प्रदूषण, वायु का प्रदूषण कम हुआ, तो यह कैसे मेंटेन रह सकता है। तो उस मेंटेन रखने के लिए जन समाज में ये चर्चा का विषय बने, जन समाज इसके लिए श्रद्धा और सम्मान से कुछ काम करने को तैयार हो, तो एक चर्चा का विषय बनाने के साथ साथ समाज के सब लोग प्रकृति के प्रति आकृष्ट होकर प्रकृति के प्रति समर्पित भाव से प्रकृति की रक्षा के लिए लगें। तो यह इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए इस कार्यक्रम की योजना के मूल में विषय रहा है। ठीक। और उस योजना के मूल में जो विषय रहा, उसके बाद में वो जड़ आगे बढ़ती है, उसमें एक तना आता है, बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, और शाखाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, इतनी विस्तार से हो जाती हैं कि आज पूरे भारत में प्रकृति वंदन के रूप में ये कार्यक्रम एक साथ एक समय पर हम लोगों को देखने मिलता है। सोमकांत जी, आपने मुझे बताया था इससे पहले बातचीत में कि 18 पेजेस में, यानी कि 18 पेजेस में पूरे भारत में एक साथ ये कार्यक्रम हुआ। पहले थोड़ा प्रकृति वंदन के बारे में हम लोग बात कर लें कि क्या ये कार्यक्रम रहा, क्या इसकी रूपरेखा रही, किस तरीके से इसे मनाया गया, और फिर आगे की क्या योजनाएं हैं। 30 अगस्त को प्रातः 10 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो, ऐसी योजना बनी।
भारत के प्रत्येक राज्य में और राज्य के नीचे भी अधिकतम तहसील केंद्रों तक, सभी जिला केंद्र तो पूरा करने की कोशिश की ही गई, लेकिन अधिकतम स्थानों पर जिला केंद्रों को हम पूरा कर लें। इस योजना के अंतर्गत हम बड़ी लगभग 600 से अधिक जिलों में हमारी इस कार्यक्रम की सहभागिता दर्ज करा चुके हैं और हमारे पास पंजीयन प्रति परिवार से हमने एक पंजीयन लिया था। पंजीयन रजिस्ट्रेशन जो था वह ऑनलाइन था, गूगल फॉर्म के थ्रू था और गूगल फॉर्म के अलावा हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 6 आयाम हैं, उनमें से एक गतिविधि जो है, उस गतिविधि और हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन दोनों ने मिलकर यह प्रकृति वंदन का कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया जी। और यह कार्यक्रम की योजना में लगभग 15 दिन तक मैं ये मानता हूं कि एक सार्थक उपयोग सोशल मीडिया का, भिन्न भिन्न प्रकार की वेबसाइटों का और व्हाट्सएप का उपयोग लेकर लाखों की संख्या में, अभी निर्धारित संख्या आना शेष है लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी है लगभग 25 लाख से अधिक परिवारों ने इस कार्य के लिए अपना पंजीयन किया था और पंजीयन जिन्होंने नहीं किया उनके बाहर भी अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराई। मतलब अगर हम 25 लाख की संख्या पूरे देश भर में पंजीयन के बारे में मानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि वो 25 लाख लोग थे, लेकिन वो लोग नहीं बल्कि 25 लाख परिवार अगर हम कहें, और एक परिवार में अमूमन अगर भारत देश के हिसाब से बात करें और 4 लोगों का भी अगर आंकड़ा रखते हैं तो ये संख्या 1 करोड़ तक जाकर के पहुंचती है। और एक परिवार अपने साथ में कितने परिवारों को जोड़ के रखता है, अगर हम उस विषय से बात करें तो ये बात बहुत आगे तक चली जाती है। राजस्थान के संदर्भ में किस तरीके से इस चीज़ को गति मिल रही है, कितना कुछ आपने देखा? अभी इस प्रकृति वंदन के कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात एक सामने आई कि हमने हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं उनको आग्रह किया, कुछ बड़ी सामाजिक संस्थाओं को भी आग्रह किया, कुछ सेवा कार्य करने वाली अनेक संस्थाओं को हमने आग्रह किया कि इस प्रकार का कार्यक्रम, एक इनिशिएटिव समाज के बीच में जाना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि साधु संतों ने, हमारे मठ मंदिरों ने और सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्य को करने के लिए बहुत बढ़ चढ़कर हमारे साथ सहयोग किया। रजिस्ट्रेशन ही नहीं, इसके प्रचार में भी बहुत सहयोग किया। अनेक बड़े संतों ने अपने कार्यक्रम से पूर्व शुभकामना संदेश, कार्यक्रम की सफलता के संदेश हमको दिए और पूरे राजस्थान में एक माहौल बना कि हमको प्रकृति के प्रति एक संरक्षण का भाव समाज में बनना चाहिए। तो सबका मिला जुला स्वरूप हमने अभी कल देखा है 30 अगस्त को, तो वह एक बहुत ही अच्छा स्वरूप निकलकर सामने आया है। सोमकांत जी, एक विषय ज़रूर मैं लेना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा आपसे उस बारे में, क्योंकि हम लोग आज से कुछ सालों पहले देखते थे पहाड़ों की तरफ और ख़ासतौर पर बारिश के मौसम में पहाड़ जो है बड़े हरे भरे नज़र आते थे, बड़े बड़े पेड़ उन पहाड़ों पर नज़र आते थे। लेकिन आज अगर हम उन्हीं पहाड़ों की दशा देखते हैं तो वो पहाड़, मैं यूँ कहूँ कि वो एक तरह से नंगे पहाड़ नज़र आते हैं। तो ये बात हर बार होती है, हर साल होती है, लोग कहते हैं कि हमने, संस्थाएँ कहती हैं हमने इतने पेड़ लगाए, हमने लाखों पेड़ लगाए, करोड़ों पेड़ हो गए। पिछले 5-10 साल की बात करें, आंकड़ों की बात आएगी तो करोड़ों पेड़ इस देश में लग चुके हैं। लेकिन अगर वो पेड़ लग चुके हैं तो वो जाते कहाँ हैं? क्या वो लगते हैं या वो उनकी लगते ही नहीं है, खाली बात होती है, या उनकी सार संभाल हो पाती है या नहीं हो पाती है, या केवल माहौल बनाने के लिए होता है और माहौल बनने के बाद में फिर वो माहौल बैठ नहीं पाता, स्थापित नहीं हो पाता? तो आप किस तरीके से मन बना रहे हैं? देखिए, आज की परिस्थिति में 2 बातें हम सब लोगों के लिए एक बहुत सोचनीय बात है जी। एक तो इस 21वीं सदी में मनुष्य ने अपने आप के जीवन को और अपनी जीवन पद्धति को एक मैकेनिकल लाइफ के रूप में बना लिया है। वह व्यक्ति केवल अर्थ आधारित चिंतन पर रह गया है। जी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे संस्कृति, हमारा देश, जो जीवन पद्धति हमारा देश जीता आया, जिसके कारण हमारी संस्कृति अजय है, उस संस्कृति में इससे भी आगे बढ़कर के बात है। और हमने कहा है कि एक व्यक्ति समर्थ व्यक्ति खड़ा हो, सशक्त व्यक्ति खड़ा हो और वह समाज के लिए परोपकार करने वाला व्यक्ति खड़ा हो। तो सीधा सीधा जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ विषय है ये। जीवन पद्धति, पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने के कारण कई विसंगतियां हमारे समाज में उत्पन्न हुई, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण को भुगतना पड़ा। जी।
दूसरा विषय यह है कि भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने बहुत ही प्रकृति के साथ अमानवीय अत्याचार किया है। हमें प्रकृति का दोहन करना है, उसको अपनी आवश्यकता के अनुरूप काम में लेना है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। सही बात। और शोषण प्रारंभ होने के बाद में व्यक्ति कहीं रुक ही नहीं रहा। तो यह जो स्व आधारित चिंतन जो शुरू हुआ वह ठीक नहीं है। तो हमारी संस्कृति के अंदर तो हमने ये कहा है कि पौधे में भी परमात्मा होता है जी। हमने हमारे कई अनेक प्रकार के पर्व, त्योहार, व्रत ऐसे हैं जो वृक्षों से संबंधित हैं, पर्वतों से संबंधित है। भले ही आप आंवला नवमी ले लीजिए, जलजूलनी एकादशी ले लीजिए, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा ले लीजिए, ठीक बात। यह सब हमने प्रकृति की प्रतीकों का पूजन किया और इसके प्रति समाज में सम्मान और श्रद्धा पैदा हो, उसके लिए ये सब पर्व बने। तो धीरे धीरे केवल एक चर्चा का अभाव हुआ है परिवारों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर। तो उस चर्चा को कैसे गति मिले, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक मूवमेंट बनेगा, ऐसा हमारा सोचना है। इस बारे में इस बार प्रकृति वंदन के कार्यक्रम में मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, जो कि आपने संगठन का नाम लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसके सरसंघ चालक जो हैं मोहन भागवत जी, उनका भी एक संबोधन 10 मिनट का इस विषय के लिए दिया गया। एक इतना बड़ा संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है, उसके एक तरीके से हेड का इस पर्टिकुलर विषय में आना और उतर करके अपनी बात कहना, उसका प्रभाव किस तरीके से जनता के मन में पड़ता है, ये वाकई में एक बड़ी बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 94-95 सालों से समाज में व्यक्ति निर्माण के काम में लगा हुआ है जी। और जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझते हैं वे ये जानते हैं कि संघ अपने लिए कुछ नहीं करता, उसका जो ध्येय है वो देश को एक परम वैभव के तक ले जाने का ध्येय है। तो कई लोगों के मन में ये एक मिसपरसेप्शन भी क्रिएट है कि संघ सामाजिक सब काम करता है लेकिन पर्यावरण पर नहीं करता। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भिन्न भिन्न आयामों में दैनंदिन कार्य के अंदर एक आयाम जो है पर्यावरण गतिविधि है, और वह पर्यावरण गतिविधि का काम है कोई फंडामेंटलिस्टिक होकर के काम करना, ऐसा काम नहीं है। उनका काम है समाज में प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरण करना, लोगों को इस विषय को समझाना। तो वह जो विषय लेकर चले हैं उसके साथ में हमारे को कार्यकर्ताओं के साथ साथ अनेक संगठन और अन्य संगठनों के बाद में भी एक सबका कलेक्टिव जो रिस्पॉन्स मिला है वह पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा अभियान की बात की थी जिसमें नदियों को जोड़ो, ऐसी बात उन्होंने की थी। और वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, वो जानते थे। अगर हम आज की बात करें कि बड़े सुंदर सुंदर हाईवेज हमें दिखाई देते हैं, तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें तो वो उस दौर में शुरू हुई, क्योंकि दूरदर्शी व्यक्ति ये जानते हैं कि विकास की गति कहाँ से शुरू होती है, गति तो बाद में आएगी, विकास शुरू कहाँ से होगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें, नदियों को जोड़ने की बात करें, जिसके बारे में इस बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को अपने संबोधन में भी उन्होंने ये बात रखी थी। तो क्या राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि जब तक सामाजिक लोग और राजनीतिक लोग दोनों एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो फिर एक जो निखर के सामने आता है, कोई व्यक्तित्व, कोई चीज़ सामने आती है, वो अलग होती है। मैं देखना चाहूँगा कि मंत्रालयों में, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, तो अगर चाहे उसके मंत्री जी हो, प्रकाश जावड़ेकर जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, वहाँ से भी अगर कोई चीज़ निकल करके आपके इन कार्यक्रमों के लिए भी सामने आ रही हो, आप इसके बारे में कहना चाहें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देश में सरकार के द्वारा ही सब प्रकार के परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक बात है। सरकार का काम है आवश्यक सुख सुविधाएं और जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं जी, उनकी भरपाई जनता के साथ में करें। लेकिन समाज का अपना भी एक उत्तरदायित्व है। समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, समाज जब तक अपने आसपास के वातावरण को लेकर, स्वच्छ रखने को लेकर खुद जागरूक नहीं होगा, खुद इनिशिएटिव नहीं लेगा, तब तक मैं नहीं मानता कि किसी भी प्रकार की कोई सरकार की योजना नीचे तक उतरकर काम कर सकती है। ये एक स्व अनुशासन का विषय है, ये एक सिविल डिसिप्लिन का विषय है, और यह सिविल डिसिप्लिन बिना चर्चा के, बिना बातचीत के नहीं हो सकता। लेकिन इस सब में एक मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले,
श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी देश के सामने एक विषय रखा कि हमारे आसपास स्वच्छता रहनी चाहिए। स्वच्छ तो एक पूरे देश में स्वच्छता अभियान जो उन्होंने चलाया, बिल्कुल, वह एक हमारे देश में सिविल डिसिप्लिन को क्रिएट करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। और आज हम जो पहले 10 साल पहले की परिस्थिति थी, उससे आज हम धीरे धीरे स्वच्छता की ओर भी और अपने आसपास में पर्यावरण की चिंता करने के लिए भी, पेड़ पौधों को लगाने के लिए भी एक बहुत बड़ी अवेयरनेस खड़ी हुई है। लेकिन उस अवेयरनेस को मेंटेन करने की भी ज़रूरत है और उस अवेयरनेस को नई पीढ़ी में ट्रांसफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। बिना ट्रांसफॉर्मेशन यह काम नहीं हो सकता। इसलिए परिवार के साथ इस कार्यक्रम को हमने रखा कि केवल बड़े लोग आकर वंदन ना करें, केवल महिलाएं मंदिर में जाकर वंदन ना करें, परिवार के बच्चे भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठे, और वे सब बैठकर प्रकृति का वंदन करें। और वंदन ही ना करें, हमने 6 बिंदुओं की उनको संकल्प भी कराया और वह श्रद्धा और सम्मान से एक रिचुअल के नाते इसका वंदन ना करें। एक प्रतीक हमने पौधा जरूर लिया, लेकिन प्रकृति के अनेक आयाम हैं। पर्वत भी प्रकृति के अंदर आता है, नदी भी प्रकृति के अंदर आती है, आसपास का वातावरण, वायुमंडल जो है वह भी प्रकृति के अंतर्गत आता है। उन सब की रक्षा कर सकें, उन सब का हम लोग संवर्धन कर सकें, उसको स्वच्छ रख सकें, इस मनोभावना के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सोमकांत जी, अगर हम देखते हैं कि आजकल दवाइयाँ बड़ी मिलती हैं, कोरोना काल में हम देखें कि अगर इम्यूनिटी की बात बहुत ज़्यादा हुई है और हमारे घरों में रसोइयों में एक मसालेदानी का जो डिब्बा होता है, उसमें हल्दी है, दालचीनी है, उसमें मेथी है, उसमें अजवाइन है, ये बहुत सारे मसाले उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बात यह है कि हम इन सभी मसालों को बाजार से खरीद के लाते हैं, तो कहीं क्या कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि फूलों के साथ साथ में, पत्तियों के पौधों के साथ साथ में कुछ चुनिंदा ऐसे पौधे हों, अगर वो हर घर में मौजूद हों, हर घर में हो, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इम्यूनिटी के लिए भटकना कहीं ना पड़े, वो हमारे घर में होनी चाहिए। जिस तरीके से वो मसाले हमारे घर में होते हैं, उस तरीके से कम 5-7 ऐसे पौधे भी हमारे घर में होने चाहिए और वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ अपना वरदान जो है वो देते रहें। एक्चुअली में अभी ये सब जो काम चल रहा है, ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा मेडिसिन प्लांटेशन के नाम पर एक कॉमर्शियलाइज प्रोजेक्ट के रूप में खड़ा हुआ है जी। लेकिन भारत जैसे देश के अंदर इन सब को पढ़ाने के लिए, इस बात को बताने के लिए बहुत बड़े कोई विद्वता की आवश्यकता नहीं होती थी। हमारे घर की बहुत ही कम पढ़ी लिखी महिला भी जो घर में रहती थी, वो सामान्य सी बातों को, सामान्य सी बीमारियों को घर के ही छोटे मोटी चीज़ों से ठीक कर देती थी। लेकिन हुआ क्या, काल के प्रवाह में, इस बीच के कालखंड में चर्चा समाप्त हो गई, सब चीज़ों की चर्चा समाप्त हो गई और एक रेडी टू ईट, ये एक माइंडसेट समाज के अंदर विकसित हो गया। तो मनोविज्ञान में जब हम पढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है, वह सूत्र क्या है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है, जैसा करता है वैसा बनता है, और जैसा बनता है वैसी उसकी आदत होती है, और जो उसकी आदत है वही उसका भविष्य और वही उसकी नियति है। यानी मनुष्य का जो जीवन है वह सोचने से प्रारंभ होता है। अब आज व्यक्ति सोच किन बातों की रहा है, केवल मेटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में व्यक्ति सोच रहा है, अपने शरीर को लेकर उतना जागरूक नहीं था। अब धीरे धीरे जब अनेक प्रकार की बीमारियां, कष्ट, कठिनाइयां होने लगी तो व्यक्ति जागरूक भी होने लगे। लेकिन भारत के अंदर इन सब चीज़ों की पूर्व में ही प्रधानता रही है। यह हमारे घर घर का विषय रहा है, केवल और केवल विस्मृति हुई है। और हमारे अंदर ये इनहेरेंट क्वालिटी है कि हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन उसको बताने के लिए एक मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। वो प्रयोग हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। सोमकांत जी, कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर के चलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो हमारे पास पहले से है, हम सब जानते हैं। और ये बड़ा एक विचित्र सी बात है कि अगर किसी से कुछ बात करो तो वो ये बड़ा अच्छे तरीके से कह देता है, नहीं ये तो हमें पता है, ये इसके बारे में हम सब जानते हैं, आप हमें बताओ। मगर आजकल हर किसी के पास में सफिशिएंट नॉलेज है। तो आपको भी किसी तरीके की कठिनाइयाँ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आई? देखिए, सामाजिक काम करने में एक नहीं अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयों की चर्चा न करते हुए, कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए पूरे देश भर में करोड़ों लोगों ने प्रकृति वंदन किया। करोड़ों लोगों ने अपने कमरे में तुलसी का पौधा रखा। मेरे पास एक राजस्थान का कल एक चित्र आया है, एक 2-3 गरीब किसान हैं और एक मरुस्थलीय क्षेत्र में एक
वृक्ष लगा हुआ है, वो बहुत हरा भरा वृक्ष नहीं है, सूखा हुआ वृक्ष है, और वहाँ उनके साथ में कुछ बच्चे बैठे हैं, वे सब मिलकर के प्रकृति वंदन कर रहे हैं। यानी यह सूचना संचार माध्यम से मानिए, सोशल मीडिया से मानिए, उनके पास गई और उनको पता है कि ये हमको करना है, ये हमारे इनहेरेंट है, लेकिन नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे कठिनाइयाँ तो निश्चित रूप से आती है, लेकिन कठिनाइयाँ सफलताओं में और अवसरों में कैसे बदल जाए, इस पर हमारा फोकस रहता है, और उसके तहत हम लोग पिछले इतने वर्षों से काम को कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि अपने आप में उनका नेटवर्क बहुत नीचे तक है जी। वो सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जैसी रचना योजना की, तो बहुत बड़ी कठिनाई नहीं, लेकिन समाज उत्साह के साथ इस काम से जुड़ गया। सोमकांत जी, आदमी जब काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो साथ साथ में ये भी सोच लेता है कि भाई ये तो सरकार का काम है या फिर समाज का काम है, मेरा कितना है, मैं अपने घर में कितना करूं। हाईवेज पे बड़े बड़े पेड़ लगने चाहिए, रेलवे ट्रैक्स के इधर उधर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, गार्डन्स बड़े बड़े खोले जाने चाहिए, लेकिन मेरे पास में जो जगह है अगर मैं उसको पूरा पक्का कर लेता हूँ और उसको पूरा हर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या मेरे घर में मेरा भारत नहीं बसता? यही सोच विकसित करने के लिए प्रकृति वंदन का कार्यक्रम है। सब प्रकार की रचना, सब प्रकार के काम केवल सरकार करेगी, यह जो आम नागरिक की सोच बनती जा रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन इसके भी आगे आज समाज ने सोचना प्रारंभ किया है। जी। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो वर्षा के जल को बचाकर वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग बाग अपने घर पर, छोटा घर होने के कारण शहरी व्यवस्था में खुली जगह नहीं है, तो भी वो छत पर एक रूफ प्लांटेशन कर रहे हैं, और किचन प्लांटेशन भी होने लगा है कि आवश्यक घर में जितनी सब्जी रोज काम में आती है उसको उगाया जाए, किचन गार्डन के नाम से। ये एक अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस खड़ी होने लगी है भारत में कि पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आज यूथ को इस बात के लिए प्रेरित करना और इस बात की जानकारी देना ये परम आवश्यक है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा इस प्रसंग में कि हमारे यहाँ पर समाज और व्यक्ति वह स्वयं अपने क्षेत्र के आसपास की चिंता करता था। 1730 में जोधपुर के पास खेजड़ीली गांव है, उसकी घटना है। वहाँ के महाराजा ने, जोधपुर के महाराजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि तुम्हें वहाँ जंगल की लकड़ी काट कर लेकर आनी है। और जैसे ही मंत्री और उनके सैनिक जंगल के अंदर लकड़ी काटने के लिए पहुँचे, वे वहाँ पर पहुँचे और वो जैसे ही पेड़ पर उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, पास ही एक महिला, वो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, शायद उस समय 1730 का कालखंड है जी, वह तुरंत उसने देखा कि कोई पेड़ को कुल्हाड़ी मार रहा है। दौड़ती हुई वो महिला गई और उसने उन सैनिकों को रोका और उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें ये पेड़ काटने नहीं दूंगी। मंत्री ने समझाया उसको कि नहीं, ये राजा का आदेश है, तुमको काटने के से तुम रोक नहीं सकती। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ काटने के लिए पहले मुझको मारना पड़ेगा, मैं कटूंगी, उसके बाद पेड़ कट सकता है। वह महिला, जिसका नाम अमृता देवी था, अपनी बेटियों के साथ वृक्षों के गले लगकर लिपट गई और लिपट करके सैनिकों ने कुल्हाड़ी से उनको वार किया और वह पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान हुई। यह खबर आग की जैसे फैली। एक नहीं, दो नहीं, 84 गांवों के लोग अमृता देवी के उस बलिदान के फलस्वरूप पेड़ों की रक्षा करने के लिए पहुंचे। हर एक व्यक्ति पेड़ के आलिंगन करने लगा, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, मंत्री के द्वारा 363 लोगों का बलिदान हो चुका था। तो कहने का भाव ये है कि कोई व्यक्ति बताएगा, ऐसा हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारे अंदर एक भाव था कि जैसे मेरे अंदर जीव है वैसा पौधे में भी जीव है, पर्वत को भी हमने जीव माना है, नदी को तो जीव माना ही माना है जी। तो इन सबके प्रति जो हमारा भाव है वह एक कर्तव्यमुखी होना चाहिए। तो अधिकार की बात ना हो करके हम लोग कर्तव्य की बात को करें, कर्तव्य को खड़ा करें। तो अमृता देवी का जो बलिदान दिवस है वह हम सब लोगों को प्रेरणा देता है कि जब वह अनपढ़ निरक्षर महिला एक पेड़ को बचाने के लिए अपना और अपनी बेटियों का बलिदान दे सकती है, तो हम तो आज के समय में 21वीं सदी में काफ़ी समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं। तो इसमें केवल एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और समाज में जागृति आ जाए। और अगर मैं ठीक हूँ इस बारे में, तो अमृता देवी का जो बलिदान दिवस है, उसी दिवस के कारण से आपने ये दिन 30 अगस्त चुना, क्योंकि 28 अगस्त
हाँ, कि ये घटना होती है। 28 अगस्त बलिदान दिवस अमृता देवी का है। और ये 30 अगस्त चूंकि रविवार था, तो रविवार के कारण से थोड़ी एक सुविधा परिवारजनों को जरूर होती है, इसके कारण से ये दिन चुना गया। हम कंकर शंकर के नाम से जानते हैं, कण कण में भगवान के नाम से जानते हैं, नदियों की बात आपने की। इसी तरीके से एक और जो एक बड़ी संस्था है और हमारे आध्यात्मिक गुरु के नाम से हम लोग देखते हैं, जग्गी वासुदेव का नाम आता है, और उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया कि नदियां जो हैं, नदियों के आसपास अगर 5-5 किलोमीटर के एरिया में बहुत बड़ा प्लांटेशन हो, एक जंगल, क्योंकि भारत नदियों का देश है, यहाँ पर हर जगह कहीं भी चले जाएं, यहाँ पर नदियों के इर्द गिर्द ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो भारत की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है अगर नदियों के इर्द गिर्द एक बड़ा प्लांटेशन किया जाए। वास्तव में जग्गी वासुदेव के जो संगठन हैं जी, उनके द्वारा बहुत बड़ा अभियान वर्षा के जल को बचाने को लेकर, और नदियों के जो सूखती हुई नदियां हैं उनमें पानी का प्रवाह कैसे आए, इस पर उन्होंने बहुत बड़ा अभियान किया। वो काबिले तारीफ है और उसका परिणाम है कि लोग बाग नदियों को बचाने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के छोटे छोटे अभियानों के माध्यम से जन जागृति पैदा होगी। अगर हम कोरोना से पहले का एक डेटा उठाकर देखें तो भारतवर्ष में वायु प्रदूषण के द्वारा प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है जी। 12 लाख लोगों का मरना प्रतिवर्ष, यानी 1 लाख प्रतिवर्ष मरना। तो ये जो हम भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़कर जो हमने हमारे आसपास का वातावरण, वायुमंडल क्रिएट कर लिया है, और वो जो कार्बन जनरेट हो रहा है एसी के माध्यम से, मोटरसाइकिल, कार, बस, एरोप्लेन, ये सब आवश्यक हैं। लेकिन अगर मनुष्य ये सोचे कि मुझे प्रकृति की भी रक्षा करनी है, तो क्या सप्ताह में एक दिन मैं अपने साधन ऐसे चीजों का उपयोग नहीं करूंगा या कम करूंगा जिससे कार्बन जनरेट कम से कम होता हो, तो भी हम पर्यावरण की बहुत बड़ी सुरक्षा कर पाएंगे। ठीक बात है। ये 12 लाख का जो आपने आंकड़ा बताया है, वाकई में एक दुखद मृत्यु की बात आती है, क्योंकि हर व्यक्ति में एक बहुत बड़ी संभावना होती है। अगर पॉल्यूशन जैसी चीज के कारण से वो संभावना निराशा में बदल जाती है, तो इससे दुखद और कुछ हो नहीं सकता। हमारे पास में कुछ थोड़ा बहुत कम समय अभी बचा है। सोमकांत जी, क्या आगे के लिए कार्य योजना आप सोचते हैं? क्योंकि जितना समय से एचएसएस फाउंडेशन जो है वो रन कर रहा है, काम कर रहा है, एक लोगों में विश्वास इस संगठन के प्रति भी जगह है, और इसकी जिस तरीके से भूमिका आगे बढ़ रही है उसके प्रति, इसके कार्यों में क्रियान्वयन के प्रति विश्वास जगह है। आगे किस तरीके की कार्य योजना आप देख? अभी कोरोना कालखंड में वैसे तो हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के द्वारा सेवा कार्य कराने वाली संस्थाओं, करने वाली संस्थाओं का एक फेयर लगता है, मेला जिसे कहते हैं। वह मेला इस कोरोना परिस्थितियों में हो नहीं सकता जी, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार प्रबोधित होने वाले कार्यक्रम वह परिवारों के अंदर कैसे जाए, और जो अभी हमने प्रकृति वंदन का कार्यक्रम किया, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, तो हमारा अनुवर्तन जो इसका फॉलोअप है वो यही रहेगा कि लोग बाग अपनी जीवनचर्या में एक दिन का ये केवल उत्सव न मनाकर प्रतिदिन पेड़ के प्रति, प्रतिदिन 1 लोटा जल वह वृक्ष को देवें, 1 मुट्ठी दाना पक्षियों को डालने, खाने के लिए डालें, और वह प्रतिदिन अपने परिवार के अंदर मूल्य संवर्धन की दृष्टि से इस प्रकार की चर्चा को प्रारंभ करें। तो इसके अनुवर्तन में छोटे छोटे कार्यक्रम हर स्थान पर किए जाएंगे। ठीक बात है। और ऐसा भी लगता है आपकी बातों से जो मुझे समझ में आता है कि किसी न किसी तौर पे हमें किसी की लाइन को छोटा नहीं करना, बल्कि अपनी लाइन को बड़ा करना है। कोई मनाता है, मनाए, वैलेंटाइंस डे मनाए, फादर्स डे मनाए, फ्रेंडशिप डे मनाए। हमारा आग्रह ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको इसको न मनाने की बात करें, लेकिन हमारा आग्रह ये तो होना चाहिए कि हमें हमारी संस्कृति और हमारे जड़ बंधु जो हैं, मान बिंदु हैं, उनको आगे लेकर के जाना है। प्रकृति वंदन मुझे लगता है उसी का एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा आयाम है। और मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों को कहूँगा कि हमारी संस्कृति जो रही है जी, वह कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हमारे मन में हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने ये कहा है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, मानवता की सेवा से ही, जीव जंतुओं की सेवा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और हमने इसको एक श्लोक के माध्यम से कहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ घृध कृष्णस्विद्धनम। तो कण कण में जो ईश्वर व्याप्त है, ये भाव भावना सबके मन में विचारित हो, समाज में चर्चा चले, समाज में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो, और यह मूवमेंट समाज में पर्यावरण ही नहीं, हमारे जीवन मूल्यों को संवर्धित करने वाला हो। समाज में अधिकारों की बात नहीं, कर्तव्य की बात होनी चाहिए।
यह हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन अपने सभी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में यह संदेश देना चाहता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही साधुवाद आपको कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया है और पूरे भारतवर्ष में अब इस जन जागृति की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और हम बात करते रहें तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। और पूरे विश्व में हम ये जानते हैं कि जिस तरीके से भारत ने जगत गुरु की भूमिका निभाई थी, शायद इस बात का बिंदु भी इसी धरती से होकर के उठता है और ये बिंदु आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने जो जिम्मेदारी ठानी है हम उसे निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोमकांत जी, आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।